Hi everyone, good afternoon all of you. Let's quickly check the connectivity first. Let's see if we are connected well and then we can start. Are we connected? Still taking some time for me to see all of you if we are connected. Yes. This looks fantastic. Yes. So good afternoon everyone. My name is Rachana and you are watching me on Unacademy Live. दोस्तों स्वागत है आप सभी का. ये मेरा फेवरेट पार्ट है Unacademy पर YouTube सेशंस, लाइव सेशंस, एंड आई लव टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू पीरियडिकली. टाइम टू टाइम हम सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कनेक्ट करते आए हैं, करते रहेंगे. So today's topic, today's session is specifically targeted to help young professionals, CAs, CSs, CWAs, other professional students as well. आप सभी को एक important topic के बारे में आप सब जानते हैं. We all are part of inevitably part of social media platforms these days and networking platforms, networking sites. Even आपको चाहे assistance चाहिए अपने job search के लिए, अपने articleship search के लिए, या otherwise if you are interested in blogging, अगर आप अपना work publish करने में interested हैं, writing skills. Writing skills is one of the prominent areas which you need to focus on. आप सब आजकल content writing, curating, इसके अलावा जो है otherwise also अगर आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं and you want to rise and grow in your career, you want to do well in your career, मार्केटिंग की बात हो, डिजिटल मार्केटिंग की बात हो, हर एक एरिया कहीं ना कहीं आपके राइटिंग स्किल्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है. So we are going to talk about it. I will share with you some of the tips, some of the methods, proven methods through which you can certainly enhance and develop your writing skills. बिल्कुल आप कर सकते हैं. पास्ट में भी मैंने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने कुछ टिप्स और कुछ प्रोवन मेथड्स आप सबके साथ शेयर किए हैं. आप सबने पसंद भी किया है, आपके फीडबैक्स भी मुझे मिले हैं, जिसके ज़रिए मुझे लगता है कि भाई बिल्कुल और ज़्यादा फीडबैक्स मतलब और ज़्यादा पर्सपेक्टिव. सो यू ऑल कैन ऑल्सो फील, यू कैन फील फ्री, यू कैन राइट बैक टू मी, connect with me over LinkedIn, where most of you are there. You all are connected, we are connected with each other, you have been following me. Unacademy पर भी आप मेरे साथ बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं. I am pretty much part of the Unacademy Educator fraternity, जहाँ पर आपके लिए सब्जेक्ट्स वगैरह हम लेकर के आ रहे हैं. I offer students business correspondence and reporting on Unacademy, which is certainly my area of expertise and my domain. तो दोस्तों इससे पहले कि सेशन शुरू करें और मुद्दे पर हम चर्चा करें, डिस्कशन करें, छोटी सी अनाउंसमेंट्स जो यहाँ पर छोटी छोटी करनी है, 3-4 वो मैं कर देती हूँ. प्राइस हाइक एट अनअकैडमी वॉज अवेटेड. थोड़ा सा प्राइस हाइक, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट येस दिस वॉज अवेटेड. और अब यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ में यहाँ पर CA इंटर फाउंडेशन कैटेगरी और जो है फाउंडेशन इंटर कैटेगरी से अलग अलग आफ्टर बिफोर प्राइसिंग आपको दिख रही है. यू कैन अवेल सम डिस्काउंट एज वेल. अगर आप अभी भी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, अगर आपको लेने हैं सब्सक्रिप्शंस, तो आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, एक ही जगह एक ही अम्ब्रेला में उसके अंदर आपको सारे एजुकेटर्स, दोज हु आर बेस्ट इन दी क्लास, बेस्ट इन कैटेगरीज जो हैं आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, और आप उनको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं. लेने से पहले स्पेशल क्लासेस वगैरह ज़रूर चेक कर लीजिए एजुकेटर्स की, अपने फेवरेट एजुकेटर्स के जो सब्जेक्ट्स में आपको डिफिकल्टी है उन सब्जेक्ट्स रिलेटेड स्पेशल क्लासेस ऑलमोस्ट हर एरिया में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. आप बिल्कुल उनको अटेंड कीजिए, अपनी तसल्ली कर लीजिए, देन यू कैन थिंक अबाउट टेकिंग द सब्सक्रिप्शन. यू कैन यूज दिस रेफरल कोड गिवन हियर KHRE10 and you can avail some discount as well. Now नेक्स्ट है स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल. फेस्टिवल्स के अंतर्गत जो है बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आर दोज विच आर अवेलेबल टू ऑल दी स्टूडेंट्स. सिर्फ प्लस सब्सक्राइबर्स को ही नहीं, यहाँ पर हर स्टूडेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. भाई आपके लिए बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ माय फेवरेट पार्ट. अनअकैडमी पर यहाँ पर दीज वेलफेयर मेजर्स आर गुड. अब यहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है. भाई कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कवर किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं. डिटेल्स ऑफकोर्स आपको जो है सब्सक्रिप्शंस पर मिलते हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो यू कैन अटेंड दीज स्पेशल क्लासेस एंड यू कैन बेनिफिट अ लॉट. तो आप देख सकते हैं लगातार चल रहे हैं यहाँ पर BCR का. अभी हम लोगों ने क्विज ऑर्गेनाइज किया था, और अभी भी 19 to 21 March there will be many special classes organized for all of you and you can benefit through these. MCQs हैं तो आपके लिए enjoyable experience भी रहेगा. इसके अलावा
फॉर अदर सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, अदर्स से मेरा मतलब है नवंबर 21, जिनका अभी मई अटेम्प्ट नहीं है, जिनका अटेम्प्ट जो है वो ड्यू है नवंबर में। भाई आपके लिए खबर है कि हमारे जो नए बैचेस हैं वो रिलीज हो रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं, लॉन्च किए जा रहे हैं। चैंपियंस बैच नवंबर 21 हैज ऑलरेडी कमेंस्ड, लेकिन अभी यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपके जो है एक डेट छोड़ कर अनाउंसमेंट जो है इनकी की जा रही है। तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, आपके फेवरेट एजुकेटर्स का पूल यहाँ पर आपको अवेलेबल है, सब्जेक्ट्स के साथ में यहाँ पर दिया हुआ है। टाइमिंग सब ऐसे ऑर्गेनाइज की जाती है कि आपको आराम से प्रैक्टिस करने का, अपना कंफर्टेबल होने का आपको टाइम मिल सके। बिल्कुल एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पर शेड्यूल वगैरह चेक कर लीजिए, अनअकैडमी साइट पर आपको अवेलेबल है। एंड देन यू कैन सर्टेनली मेक अ चॉइस, यू कैन कंसीडर दिस बैच, आपके लिए काफ़ी फायदे का हो सकता है। टाइमली प्रिपेयर करेंगे तो प्रिपरेशन आपकी थॉरो हो, इसके भी चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीए एग्जाम्स में कोई भी एजुकेटर, कोई भी आपके साथ टीचर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आई एम पार्ट ऑफ अनअकैडमी डजंट मीन कि मैं आपको कोई, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ पर आपको कोई पुश किया जाए कि भाई आपको ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी पढ़ाई करें, एजुकेटर्स से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए टाइमली स्टार्ट करना, और टाइमली जो है अपना जो भी आपको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, सिलेबस से लेकर कंप्लीशन से लेकर उसको टाइमली फिनिश करना, और रिविजन्स पर, सेल्फ स्टडीज़ पर भी फोकस करना। तो एक टीचर का हाथ अगर अच्छा मिल जाए, अगर टीचर का एक गाइडेंस अच्छा मिल जाए, फिर तो क्या कहने, फिर तो और एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इट ऑलवेज योर जर्नी बिकम्स स्मूथ एंड मच मोर एनरिचिंग, सो यू मस्ट एक्सप्लोर। इसके साथ में कॉम्बैट से रिलेटेड ये अनाउंसमेंट है अनअकैडमी पर दोस्तों। कॉम्बैट अनाउंस किया गया है और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एवरी संडे एट 12। तो स्कॉलरशिप टेस्ट है, और आप सभी को बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे प्राइजेस यहाँ पर जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। आपको MCQs के फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखिए। और एनरोलमेंट की कोई फीस नहीं है, तो आपको रजिस्टर करना चाहिए। इसके साथ में फॉर दो स्टूडेंट्स हु नीड पर्सनल हेल्प, जिनको थोड़ी सी पर्सनल हेल्प, असिस्टेंस, पर्सनल कोचिंग वगैरह चाहिए, उनके लिए आइकॉनिक प्रोग्राम है। आप यहाँ पर ये वीडियो देख करके अगर आपको लगता है कि भाई आपको ज़रूरत है, आप बिल्कुल इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू टुडेज टॉपिक। My dear friends, those of you who are watching me for the first time, I'm a chartered accountant by profession. I'm a November 2002 qualified CA. So I've been in the industry now for almost 20 years, 18 years been post-qualification. So initial few years of my career, I worked with corporates, with a lot of organizations, big and small Indian companies, multinational corporations, big four organizations as well. And for almost 15 plus years now, I've been extensively working with professionals and students. I've been helping them develop their communication skills, their soft skills, and also I've been assisting them with professional grooming. So people development and management has been my area of expertise. This has been my primary work domain. So आपकी interview preparations, आपकी enhancing your upskilling, as I said, upskilling has been one primary area of focus for me. And also your बहुत सारी बातें इसके अंदर दोस्तों आ जाती है which relate with overall personality grooming and development. तो ये मेरा प्राइमरी एरिया रहा है, एंड स्पेशली माय ऑडियंस हैज इंक्लूडेड फाइनेंस प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सो वर्किंग विद लार्ज ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्पेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीनियर प्रोफेशनल्स, ये सारे जो है मेरे प्राइमरी ऑडियंस रहे हैं। आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि जो भी मेथड्स, जो भी टिप्स, जो भी व्यूज़ यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ओवर द नेक्स्ट 50-55 मिनट्स, ये सब जो है ना, ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और प्रूवन मेथड्स हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको मैंने एक बनाया कुछ ऐसा दे दिया कि भाई समथिंग विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये सब प्रैग्मेटिक अप्रोच है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और ये ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो अभी हम आप जो है डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। क्वेश्चंस मैं आपके बीच बीच में यहाँ पर देखती रहूँगी। आपको डाउट है, क्वेश्चन है, कोई और क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर लिख सकते हैं। आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स टू। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों with writing skills, developing writing skills, effective writing skills, ये हमारा आज का मुद्दा है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी जानकारी आप सभी को कहीं ना कहीं है। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, हम सब सोशल मीडिया का पार्ट है, हम सब आजकल जो है चाहते हैं कि भाई आप कोई भी पोस्ट आप डालें, कोई भी राइटअप आप डालें, एक चाहत होती है ट्रैक्शन की, है ना, लाइक्स की, कमेंट्स की, हम सबकी इच्छा होती है कहीं ना कहीं कि भाई हमें प्रेस किया जाए। सो नाउ हाउ यू शुड राइट वेल। एग्जाम्स में अगर आप एग्जाम्स लिख रहे हैं, इफ़ यू आर अबाउट टू राइट योर एग्जाम्स, और इफ यू हैव बीन राइटिंग योर एग्जाम्स, आप एक स्टूडेंट अगर हैं
और या अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप वो रास्ता तय करके आए हैं. सो वी ऑल आर असेस्ड बेस्ड ऑन आर रिटन परफॉर्मेंस. आप सबको आपके आंसर्स के बेसिस ही जो है वो आपको असेस किया जाता है. सो राइटिंग इज एन एक्टिविटी which we are occupied with through the day. किसी ना किसी फॉर्म में आप written activities में खुद को ऑक्यूपाई करते ही हैं. So let's begin with this brainstorming session. What is your understanding of writing? What is writing? What are writing skills? What do you think is a good piece of writing? एक अच्छा write-up क्या होता है? What is a good piece of writing? What are the proper ways you think are to develop your writing skills? आपको क्या लगता है कि कैसे आप सिर्फ रट कर या फिर सिर्फ कोई चीज़ आपने सोर्स पे देख ली, याद कर ली और आपने उसको लिख दिया, दिस इज हाउ यू कैन डेवलप योर राइटिंग स्किल्स. दिस बिकम्स मोर ऑफ अ कॉपिंग एफर्ट. आपने जो एफर्ट लगा वो ये तो कॉपिंग एफर्ट हो गया कि आपने कहीं देखा, याद किया, उसके बाद आपने उसको लिखने की कोशिश की. राइटिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी. आपको मैं एक बात बताऊं, पुराने ज़माने की जो कहावत है, पुराने ज़माने की क्यों, अब इस ज़माने में भी सच है और हमेशा रहेगी, प्रोवर्ब है, राइटिंग रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ अ मैन, ये कहा जाता है. और ये बात बिल्कुल 100% जो है सच है. दिस इज 100% ट्रू. राइटिंग रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, ऑफ एनी पर्सन. आप जो कुछ आप लिखते हैं, जिस तरीके से आप लिखते हैं, जिस फ्लो में आप लिखते हैं, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रेटली रिफ्लेक्ट करता है. बहुत काफ़ी हद तक आपकी पर्सनालिटी, आपका पर्सोना, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी अप्रोच लाइफ की तरफ, ये सब जो है इसमें रिफ्लेक्ट होती है. राइटिंग स्किल्स जो है दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. हम सब जानते हैं कम्युनिकेशन प्राइमरीली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. बाई रिटन कम्युनिकेशन आप जानते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जो स्टूडेंट्स हैं, सीए स्टूडेंट्स हैं, हम फाउंडेशन लेवल पर ये सब डिस्कस जो है ये किया करते हैं. कम्युनिकेशन है तो वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पर यूज ऑफ लैंग्वेज, यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज. तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपका ओरल, that is your spoken words, and also the written words, language, written words, use of language. हम जब लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं भाई, आप किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. राइटिंग स्किल्स सर्टनली आ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. आपको एसएमएस करना है, शुरू से, सुबह से शुरू हो जाता है ये चीज़. जैसे ही आपकी आँख खुलती है भाई, आपको आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं, याद करने हैं, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको कोई एसएमएस करना है, आपको ईमेल लिखना है, आपको लेटर्स लिखने हैं, एनी अदर वे दैट यू वांट टू एंगेज इन राइटिंग. Writing skills are an important part. ये आपने देखा. Now it is one of the rarest and most undervalued skills. दोस्तों ये कुछ realities हैं जो आप सबको जानना चाहिए. क्या होता है, हमारा जो एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, बैकग्राउंड ही ऐसा है कि यहाँ पर राइटिंग स्किल्स जो हैं इनको हम फोकस करने की बजाय, फोकस कहाँ रहता है, टीचर्स एक्चुअली बहुत कम है भाई. बड़े सारे स्टूडेंट्स पर एक एक टीचर है. अभी आजकल जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो मॉडर्न जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर भाई 25-30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है. अदरवाइज अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स देखें और अपने पुराने जो है एरियाज़ देखें, रिमोट एरियाज़, विलेजेस, मैंने आसपास सुना है, जो कई सारे लोगों से मैं मिलती जुलती रहती हूँ बाय वर्च्यू ऑफ माई वर्क एंड अदर प्रोग्राम्स दैट आई ऑफर. कई सारे रूरल एरियाज़ में, रूरल सेक्टर में, रिमोट एरियाज़ में भी वोकेशनल प्रोग्राम्स जब ऑफर करते हैं, उनको कराने सिखाने के लिए, वर्कशॉप्स करने के लिए पहुँचती हूँ, तो पता चलता है भाई 50, 60, 70 या फिर एक पूरे स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 1-2 टीचर्स हैं. तो ये हमारी जो कंडीशन है, ऐसी, वी आर अ डेवलपिंग नेशन, देयर आर सेवरल चैलेंजेस एंड वी आर ओवरकमिंग इट एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बट क्या होता है, ये राइटिंग स्किल्स जो है ना, दीज बिकम वन ऑफ द मोस्ट अंडरवैल्यूड स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि इनको आपकी क्रिएटिविटी को encouragement नहीं मिल पाता और टीचर्स के पास इतनी बैंडविड्थ नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता, कि इतना इंक्लिनेशन भी नहीं होता कई बार, क्योंकि इसमें लगती है काफ़ी मेहनत. राइटिंग स्किल्स और टू टीच राइटिंग स्किल्स इज ऑल अबाउट लॉट ऑफ एफर्ट, पेशेंस एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. तो ये इतना एफर्ट कोई लगाना नहीं चाहता, ये जो है मेन इसकी रीज़न है, और यहाँ पर ये स्किल्स अंडरवैल्यूड रह जाती हैं आपकी. गुड राइटिंग स्किल्स दे अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विथ मोर क्लैरिटी एंड विथ ईज टू अ फार लार्जर ऑडियंस. ये आप सब जानते हैं भाई, फ़ोन पे बात की तो एक से की, अगर आपने बोला, अगर आप डाइस पर हैं, अगर आप स्टेज पर भी खड़े हैं, सो यू हैव अ लिमिटेड ऑडियंस. लेकिन अगर आपने एक ब्लॉग लिखा, अगर आपने एक आर्टिकल लिखा जो कि एक मैगजीन में पब्लिश हुआ, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, या फिर आपने अगर ब्लॉगिंग की, दैट इज, अगर आपने उसको पब्लिक व्यू में डाला है, दैट इज ओपन टू एज मेनी पीपल हु व्यू योर आर्टिकल, हु व्यू योर ब्लॉग एंड हु वांट टू गो थ्रू इट.
तो एक पब्लिक व्यू आजकल विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एज वी आर पार्ट ऑफ द इंटरनेट, दिस वेब, हम कोई भी जो है ना रीच लिमिटेड नहीं है। जो हम कुछ भी लिखना चाहें, हम कुछ भी, आप चाहे कोई ब्लॉग डालना चाहें, अगर आप कोई ट्वीट डालते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर करते हैं, तो दिस इज नॉट लिमिटेड टू एनी ऑडियंस। जैसे ही आप पब्लिक व्यू में उसको पब्लिश करते हैं, देन इट इज ओपन टू अ फार लार्जर ऑडियंस हु वी मे नॉट इवन नो। राइटिंग जो है, writing well is one of the most sought after skills। आपको, if you are a professional student or if you are a young professional or if you are a senior professional, आप किसी भी लेवल पर हो, writing skills जो हैं, these are one of the most sought after skills and useful skills in the business world। These are sought after skills by the employers। employers अगर आपका resumes check करते हैं, अगर आपका कोई work देखना चाहते हैं, आपके कोई published articles, write-ups देखना चाहते हैं, ये असेसमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी यूजफुल हो सकती है उनके बिजनेस के लिए, उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ में वो उसको अलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आजकल ईमेल्स पर काम होता है, भाई दिन भर यू हैव टू एंगेज इन ईमेल राइटिंग, यू हैव टू कीप दीज ईमेल्स कॉर्डियल ऑल्सो, यू हैव टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट्स, विद द कंज्यूमर्स, यू हैव टू मार्क देम सेवरल कम्युनिकेशन। तो ये सब क्या इन्वॉल्व करता है? आपकी राइटिंग स्किल्स इन्वॉल्व करता है। जितनी पॉलिश्ड और जितनी स्मार्ट आपकी राइटिंग स्किल्स होंगी, ये बहुत ही जायज़ सी बात है कि उतना ही आप अपने करियर में प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। यू विल हैव हायर चांसेस ऑफ सक्सीडिंग, यू विल हैव हायर चांसेस ऑफ राइजिंग फास्टर, अचीविंग ग्रोथ मच फास्टर देन योर पीयर ग्रुप, है ना। दूसरों के अपेक्षा आप बेहतर कर सकते हैं ना। सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों राइटिंग स्किल्स का? देखिए, आपने समझा कि भाई नीड क्या है, स्कोप क्या है। अब यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंस क्या है। राइटिंग स्किल्स दे अलाउ यू टू कम्युनिकेट बेटर, दे सपोर्ट योर करियर इन बिजनेस। आई टोल्ड यू हाउ, भाई कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अनअवॉइडेबल है। बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ आपको डील करना पड़ेगा एट एवरी स्टेप। आपको हर एक जगह, आप अगर एक सीए हैं, अगर आप एक सीएस हैं, यू विल बी इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस एवरी स्फीयर। आप कहीं पर भी हो, किसी भी पोजीशन पर आप हो, somewhere you will be impacting business decisions, somewhere you will be interacting with all your other people you're working with। चाहे मैनेजमेंट से आपको डिस्कस करना हो, चाहे आपके दूसरे आपके पीयर ग्रुप से करना हो, चाहे आपको अपने इमीडिएट टीम को जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस पास करने हो, ऑर्डर्स पास करने हो, आपको ऑडिट रिपोर्ट बनानी हो, आपको टैक्स रिपोर्ट्स बनाने हो, आप किसी लिटिगेशन मैटर में इन्वॉल्व हो। Communication is something you cannot avoid at any level। Communication is all pervasive, है ना, वैसे भी हर लेवल पर होता है, you can't avoid। तो आपके करियर और बिजनेस को ये इमेंसली सपोर्ट करती है आपकी अच्छी राइटिंग स्किल्स। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है इफ़ यू राइट वेल, इफ़ योर चॉइस ऑफ वर्ड्स इज गुड। अगर आप एक एरर प्रेसमेंट क्रिएट करते हैं, है ना, अगर आपकी राइटिंग जो है पॉजिटिव है, इंस्पिरेशनल है, दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू योर ब्रांड, टू प्रोफाइल। आपकी अपनी प्रोफाइल, पता है क्या होता है, जैसे अभी लिंक्डइन पर आई राइट ऑलमोस्ट एवरी डे, आई राइट एंड आई क्रिएट लॉट ऑफ ब्लॉग्स एंड यहाँ पर आप में से हो सकता है कई लोग वहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए भी हों। इट डिड नॉट टेक मी मच टाइम। जब मैंने स्टार्ट किया था, ये 2 साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज नॉट टू कीन टू पुट माय वर्क और टू create my profile online। It was only after I was encouraged well by my brother or some of my friends who said, why not put some of your work online? Now this is the need of the hour। ये हम सबको करना ही चाहिए। Social media is inevitable। Let's be all a part of it because I'm a mother to 2 young children। I'm an army wife as well। Commitments were too many। Occupancy was high। तो मेरे को लगता था कि भाई इतना जो काम ऑफलाइन भी हो रहा है, सब यहाँ वहाँ जाना, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, इसके साथ अगर एक ऑनलाइन प्रोफाइल भी मेंटेन कर ली, तो इट इज़ नॉट गुड जस्ट टू हैव अ प्रोफाइल एंड नॉट यूज इट और नॉट पुट एनी वर्क देयर। तो अगर करना है तो फिर उसमें कुछ डालना पड़ेगा। मैं क्या डालूंगी? फिर इसमें कनेक्शंस और नेटवर्क भी आपको बनाना पड़ता है। इफ़ यू पार्ट ऑफ अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, नेटवर्किंग साइट, तो बिना नेटवर्क के कैसी नेटवर्किंग साइट का आप पार्ट बन रहे हैं, या फिर प्रोफाइल में अपने बनाई क्यों रही हूँ? ऑल दीज क्वेश्चंस वर ऑन माई माइंड, to which my brother answered my concern saying, you can just start putting a little bit of whatever you think, your thoughts, whatever you explain in your your sessions, your workshops, आप उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट डालना शुरू करो। You will not have to run behind the behind extending your or expanding your network, behind the connections etc। it will happen। So well, half-hearted मैंने उस चीज़ को शुरू किया, but yes it worked and I think if it works for me, it works for everybody else as well in the industry। आप अगर आप शुरुआत शायद हमने तो बहुत लेट शुरुआत की, because we were not very familiar with technology और इसकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह। आप सब तो जनरेशन जी है, मैक्सिमम ऑफ the audience, especially the students are generation Z। आप सबको तो गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा आइडिया है।
I count myself as somebody who is not at all tech savvy, who has technical handicaps. Still, I take time to understand technology. I have to research, I have to study, I have to enhance my grasp to understand what this technology is all about. कैसे यूज करना है, कहीं अगर अटक जाए तो अभी भी जो है दिल एक बार को हार्ट स्किप से बीट करे, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी. आप सबकी फेमिलियरिटी, आप सबका कंफर्ट, कॉन्फिडेंस जो है इन सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है. आपकी क्रेडिबिलिटी एनहांस करता है अगर आप अच्छा लिखते हैं तो. अगर इफ़ यू कैन इंस्पायर पीपल, इफ़ यू कैन हेल्प पीपल, इफ़ यू कैन एंगेज पीपल, इफ़ योर write-ups are impressive, it is more likely that you will develop a good network. You will be able to expand your network much faster. I'm sharing this with you all. This is my personal experience. I did not have to write to many people to connect with me. It was only to my school friends, and initially when I created a profile, online profile, is when I had to write to only my school friends and some of my college friends, some of my colleagues, etc., past my batchmates, to connect with them. I had written to them. After this, I just started writing and being consistent on the site, and people kept connecting, they kept sending the invites, etc., the connection requests, and that is how I grew. And it is wait, now I've in fact very recently I exhausted my connection limit as well. वो बढ़िया से जो लिमिट होती है वो क्रॉस करके, एंड नाउ आई हैव अ डिसेंट फॉलोइंग, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स जो हैं कनेक्टेड हैं. एंड आई लव एक्सचेंजिंग थॉट्स विद देम. आई लव टू राइट ऑन लिंक्डइन, क्योंकि मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, काफ़ी सारे नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, एंड आई लिव दीज पर्सपेक्टिव्स एवरी डे. आई एन्जॉय दीज पर्सपेक्टिव्स एंड दैट मेक्स मी फील ग्रोथ. ये सारी चीज़ें जो है ये होती हैं, ये प्रैक्टिकली होती हैं, पॉसिबल है, आपकी क्रेडिबिलिटी एनहांस होती है. इट रिफ्लेक्ट्स एक्सपर्टीज़, इट रिफ्लेक्ट्स एक्सपर्टीज़. आप एक्सपर्टीज़ की अगर बात करें, आपका डोमेन नॉलेज, वॉट एवर यू डू व्हेन यू टॉकिंग अबाउट योर वर्क, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वाइट पेपर्स वगैरह, जैसे अगर आप कोई ओपिनियंस वगैरह देते हैं तो कैसे डील करना चाहिए किसी सिचुएशन को, किसी पर्टिकुलर सेक्शन का कोई ट्रीटमेंट है, टेक्निकल नॉलेज अगर आप देना चाहते हैं, तो ये सब एक्सपर्टीज़ जो है आपकी रिफ्लेक्ट होती है आपके राइटअप से. आपने किस तरीके से जो है प्रोजेक्ट किया है, मैकेनिकल एरर्स तो नहीं है, वॉट एवर योर आपका जो भी नॉलेज बेस है, आप उसको पूरी तरह से जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं आपके राइटअप में. ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट को जो है एक एरर प्लस डॉक्यूमेंट जो है उसको एक एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं. तो ये आपको देखना चाहिए. भाई एक्सपैंड योर एबिलिटीज़, तो आपकी एबिलिटीज़ जो है वो और निखर के सामने आती. देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड वांट टू टेक योर सर्विसेज. कंटेंट राइटिंग, क्यूरेशन, ये सब आजकल जो है ये बूमिंग एरियाज है, और बहुत सारे वेबसाइट्स में पार्ट टाइम जो है टेक्निकल राइटअप्स लिखने का होता है. अभी लास्ट वीक आई हैड रेफर्ड अ फ्यू कैंडिडेट्स टू समबडी, टू अ नोन फ्रेंड, टू अ कनेक्शन हु वांटेड न्यू कैंडिडेट्स, गुड राइटर्स टू राइट फॉर देयर वेबसाइट्स. तो इस तरीके से आपके एक अल्टरनेट करियर के रूप में भी आप राइटिंग स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं. इट हेल्प्स यू बिल्ड अनदर करियर. और अनदर करियर तो अलग चीज़ हो गई आपकी खुद की. आप देखिए सोशल मीडिया में अगर आपको कोई कैंपेन करनी है, आपको कोई एडवर्टीजमेंट करना है, इफ़ यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड योर प्रैक्टिस, और इफ़ यू हैव टू एडवर्टीज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग विद, फॉर ऑल दिस यू नीड क्रिएटिविटी एंड राइटिंग स्किल्स. आपको ईमेल करना होगा, यू वुड नीड टू रीच आउट टू अदर पीपल, and to those who can give you who can be your patron, who can ask for some work from you. तो इन सब लोगों को आपको रीच आउट करना होगा. अट्रैक्ट्स मोर क्लाइंट्स. बहुत सारे नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम वी हैव स्टार्टेड अ न्यू प्रैक्टिस ना, हाउ टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स. So this is the first thing that you should focus on. Enhance your writing skills. You need to work on your writing skills so you can attract more and more clients. अभी यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई मतलब बहुत अच्छे कई सारे B2B जो कन्वर्शन है लिंक्डइन पर काफ़ी हाई है. आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ से बिजनेस कन्वर्ट होता है. Now what attracts the clients or prospective clients towards you, prospective customers towards you? Your credibility. आपने जो अपना ब्रांड बिल्ड किया है वो, आपकी प्रोफेशनल इमेज है वो, एंड हाउ इट बिल्ड्स. यहाँ पर सोशल मीडिया इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द सोसाइटी. आप कहीं पर भी कोई कमेंट करते हैं, कहीं पर भी कोई पोस्ट करते हैं, हाउ डू यू डू इट. हम हर जगह तो अपनी वॉइस क्लिप्स और ये जो रिकॉर्डेड क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स होती है, तो हम यूज़ नहीं करते. प्राइमरीली बेसिकली हाउ वी डू इट इज थ्रू राइटिंग. कमेंट डालोगे आप लिख करके, है ना, कोई आप ब्लॉग लिखेंगे तो कैसे आप लिखेंगे, लिखने की ही हम बात करते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट प्राइमरीली अपने कंफर्ट जोन के बाहर आप जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, आपको एक अच्छा कवर लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लेटर लिखना है, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना रिज्यूमे भेजना है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स एक पूरा सेक्शन है. सीए फाउंडेशन का BCR का तो 20 मार्क्स का एक पूरा सेक्शन है.
ऐसे ही नहीं क्रिएट कर दिया गया ये पूरा पेपर, ये जो 40 मार्क्स का जो पेपर 2 का आपका सेक्शन बी है, ऐसे ही नहीं बनाएंगे, इसकी रिक्वायरमेंट है। दिस इज द रिक्वायरमेंट विच इज अगेन एन ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट। दिस विल कहीं ना कहीं टेक्निकल रिक्वायरमेंट सीज हो जाएंगी आफ्टर यू हैव डेवलप्ड सम एक्सपर्टीज, और after you have entered a particular domain or particular area of expertise specialization, ये तो सीज हो जाएंगी। लेकिन this requirement of being good at correspondence, requirement of using your knowledge here with the business communication and developed writing skills etc, this will never cease to exist, this will never cease। ये आपका ongoing requirement रहेगा and this will benefit you throughout your career। ये पूरा क्रक्स आपके पूरे प्रोफेशनल जर्नी का ये निचोड़ है, एंड यू विल दिस विल डिटरमाइन हाउ फास्ट यू ग्रो, दिस विल डिटरमाइन योर करियर प्रोग्रेशन, योर ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, समझनी चाहिए। इट इज़ एन एक्सीलेंट टूल टू स्टैब्लिश योरसेल्फ इन मीडिया, स्पेशली इन मार्केटिंग। आपको अगर कहीं पर भी एक्सपेंशन चाहिए, बिजनेस ग्रोथ चाहिए, तो आपको आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत काम आने वाली हैं। ये है राइटिंग स्किल्स का सिग्निफिकेंस। ये भी ब्रॉड है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड की जा सकती हैं, इंक्लूसिव है। क्लियर राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि एक की एक्टिविटी है, और आपका राइटिंग इज वन ऑफ आर की एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स। अब जब भी कोई लिस्ट बनाना है, कहीं कोई आंसर लिख करके भेजना है, यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन और यू हैव टू सीक अ क्लैरिफिकेशन, यू आर रिक्वेस्टिंग समवन, आप लिखने के द्वारा ही करते हैं। लिख करके ही हम आज की डेट में विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, विद एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स दैट आर अवेलेबल टू अस, वी गेट एंगेज थ्रू राइटिंग। वी आर मोर प्रोडक्टिव इफ वी राइट एफिशिएंटली। अगर आप टाइमली लिख पाते हैं, अगर आप बेहतर इसीलिए तो ये शुरुआत से यही चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, वन वर्ड आंसर्स, साइनोनिम्स आपको लिखवाए जाते हैं, एंटोनिम्स, ये सब ना कोई ऐसा लगता है कि भाई ग्रामर वाई, यू नो वी आर स्टडिंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स, वाई इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। भाई इंग्लिश कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन एक्सचेंज का एक बेसिक लैंग्वेज जो है बन गई। आप कहीं अगर नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं भी है तो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा तो प्राप्त इसको है ही। और जब आप सब एस्पायर कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के लिए, टुडे वी आर टॉकिंग इन द एरा ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पर आप कहीं पर कोई लिमिट नहीं है, कहीं पर भी वन पर्सन स्टेइंग एट सम रिमोटेस्ट कॉर्नर कैन वर्क विद पीपल इन सम अदर रिमोट कॉर्नर्स। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, नोबडी इज लिमिटेड बाय लोकेशन और बाय डेमोग्राफी और बाय एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि भाई यू कैन बी वेरी मच प्रोडक्टिव इफ यू राइट एफिशिएंटली, if whatever you write makes sense, it conveys clear facts. So when your writing focuses on your readers needs, कि reader की क्या requirement है, आप अपना brand और reputation भी strengthen करते हैं। if your readers जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, आपने लिखा और अगर मैं पढ़ रही हूँ, so I'm a reader, right? So if a reader gets what they want, this reader could be anybody, somebody who's receiving your email, somebody who's reading your blogs, or somebody else if you are an author, somebody who's reading your book or your write-up। तो यहाँ पर you strengthen your professional brand, your brand and your reputation as a professional। तो ये आपकी प्रोफेशनल इमेज को एम्पलीफाई करता है। क्लियर राइटिंग रिफ्लेक्ट्स ऑन यू पर्सनली। आपकी जो क्वालिटी है राइटिंग की, हाउ यू राइट, हाउ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, मैकेनिकल एरर्स, द यूज ऑफ वर्ड्स, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, है ना, डिक्शन जिसको बोलते हैं, जैसे बोलने में डिक्शन होता है तो इसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स जो होता है लिखने में होता है आपका। सो दैट रिफ्लेक्ट्स पर्सनली ऑन यू। आपका पर्सनल, आपका एक्चुअली क्या आपकी पर्सनालिटी है, क्या आपका स्ट्रेचर है। आपने एक बढ़िया सा टाइटल बनाया, लेकिन जब आपने ब्लॉग लिखा तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग वेरी पुअरली बिकॉज उसमें ढेर सारे एरर्स थे। तो ये जो चीज़ है ना, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी, ये इससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी नहीं आती, इससे आप कभी भी रिलायबल बन करके नहीं अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। टाइटल्स एक्सेट्रा कैन बी क्रिएटेड बट स्किल्स हैव टू बी प्रैक्टिस्ड, स्किल्स हैव टू बी डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये राइटिंग स्किल एक ऐसी ही स्किल है जिसके बाद आपको अपना टाइटल वगैरह कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू नो, इट विल बी अ क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट यू नो, व्हाट योर रियल स्किल्स आर। तो ये आपको समझना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको अभी बिल्कुल इसके बाद बताने वाली हूँ वो पॉइंट्स, वो तरीके जिससे आप अपनी राइटिंग स्किल्स पर काम करना शुरू कर सकते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना कि भाई आपको राइटिंग स्किल्स पर क्यों काम करना ज़रूरी है। And in this next part, I'll discuss with you how to begin, how to practice some of the important methods through which you can develop your writing skills. इससे पहले ये एक स्लाइड स्टूडेंट्स के नाम, enhance your written performance in exams। ये हर एक स्टूडेंट की चाहत होती है, अंदर से हर एक स्टूडेंट की चाहत होती है कि भाई हम अपना जो है रिटन परफॉर्मेंस को हम एनहांस करें, मैं जो भी एग्जाम में लिख करके आऊँ उसके लिए मुझे मार्क्स स्कोर्स जो है मुझे पूरे मिले। होता है ना कई बार भाई 10 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड नाउ आई वांट टू
आई वांट टू गेट 10 आउट ऑफ 10, भाई मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी तैयारी की, आई वांट टू गेट 10 आउट ऑफ 10, बट देयर विल बी many factors that will be responsible to fetch you a 10 or a 9 or a 8 or a 4 or a 5 out of the base marks 10. तो आप कैसे अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, रिटन परफॉर्मेंस को. एग्जाम्स आर ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर आंसर्स इन राइटिंग. एग्जाम से मतलब यू विल हैव टू प्रेजेंट, यू विल हैव टू सेटिस्फाई योर एग्जामिनर थ्रू योर रिटन परफॉर्मेंस. ठीक. तो आपका स्पेशली जैसे सीए एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, प्रोफेशनल एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, सो प्रेफर टू राइट इन पॉइंट्स. यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि मैम राइटिंग अगर हमारी बहुत अच्छी नहीं है. देखिए, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है, फोकस ऑन राइटिंग क्लियरली. Try to make it more legible. Try to keep your presentation more legible, ताकि वो समझ में आए. एटलीस्ट खिचड़ी नहीं पकाना उसमें, है ना. राइट इन पॉइंट्स ताकि वो क्लियर दिखाई दे. भाई क्लियरली अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, एग्जामिनर को पता चलता है. सी वी कांट, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप आउट ऑफ योर माइंड इज यू कैंट फूल एग्जामिनर्स. एग्जामिनर्स को बुद्धू बनाने वाला जो तरीका है ये ठीक नहीं है. प्रोफेशनल एग्जाम्स में डजंट वर्क. रादर इट, आपके जो पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में चले जाते हैं. डैमेजेस योर क्रेडिबिलिटी एज अ स्टूडेंट. ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स. कीवर्ड्स पर आपका फोकस होना चाहिए. कीवर्ड्स क्या, आप देखेंगे क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा भाई आपको किस पार्ट का आंसर जो है आपसे रिक्वायर्ड है, क्या वर्ड जो है वो एक्चुअली आपके लिए कीवर्ड है जिसका आंसर आपसे मांगा गया है. एक्सप्लेन कम्युनिकेशन. व्हाट आर राइटिंग स्किल्स. क्या है यहाँ पर कीवर्ड, राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन. तो अब आपको पॉइंट्स जब लिखने हैं, आपको जो इनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो आपके कीवर्ड्स हैं, वो आपको मैक्सिमम इंक्लूड करने चाहिए. राइट स्पेशियसली. तो खिचड़ी, यही मैं खिचड़ी की बात कर रही थी कि भाई आपको सब कुछ ऐसा किच पूरा जो है घोल नहीं देना. यू शुड राइट स्पेशियसली. स्पेशली अगर आपकी हैंड राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी नहीं है तो ट्राई टू राइट नीट एंड क्लीन. कई जगह जो है स्ट्राइक आउट किया हुआ है, कई जगह फिर काटा फिर लिखा. इससे क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. भाई आपको एग्जामिनर फ्रेंडली अपना शीट देना है, आपको अपने एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर्स देने, ये याद रखना. जिनके भी आंसर पेपर्स एग्जामिनर फ्रेंडली होता है, व्हाट इज एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर शीट, जिसमें कचरा कम से कम किया हुआ हो, पॉइंट वाइज आंसर्स दिए हुए हों, नंबरिंग जो है करेक्ट की हुई हो, क्वेश्चन नंबर्स करेक्टली मार्क किए गए हों. इसके अलावा कीवर्ड्स जो है उन पे फोकस अगर आपका हो एज अ स्टूडेंट, दिस मेक्स योर आंसर शीट एग्जामिनर फ्रेंडली. ठीक. राइट प्रोफेशनली इन द लैंग्वेज एक्सपेक्टेड. ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है. अब भाई आपसे एक्सपर्ट लेवल पर एक्सपेक्टेशन है. अभी अगर आप सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हैं, सो यू विल बी राइटिंग योर आंसर्स फॉर एन एंट्री लेवल एग्जाम. आप सीए इंटर के अगर एग्जाम्स लिख रहे हैं, सो दैट विल बी समवेयर दैट विल एक्सपेक्ट वर्किंग नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम यू. And now if you're writing CA final exams, then the expectation from you is that of an expert. Expert level पे पेपर होता है. आप देख लो, level of knowledge expert, है ना, क्योंकि उसके बाद यू आर प्रोफेशनल, उसके बाद यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो आप सोच करके देखो भाई, अभी तक स्टूडेंट, इसके तुरंत बाद एग्जाम्स के बाद आप एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो, यू आर अ सीए. तो आपको प्रोफेशनली लिखना है इन दी लैंग्वेज एक्सपेक्टेड. यू कैन नॉट से दिस कि भाई मैं लॉ और टैक्स में या फिर ऑडिट में मैं लिखता हूँ या मैं लिखती हूँ, मैं इंटरप्रिटेटिव लैंग्वेज, ये मेरा दिमाग मैं समझ गई हूँ और मैं उस हिसाब से लिखती हूँ. नो, है ना भाई, यू आर अ टेक्निकल एक्सपर्ट, यू आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट इन दी लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट. आप इस तरीके से इसके साथ जो है कैजुअल नहीं हो सकते कि हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे. सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो डैमेज होता है ना, जो कमी आती है, वो यहीं पर आती है. स्टूडेंट्स इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भाई लैंग्वेज की उतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंस नहीं है, हम कैसे भी लिखें और हमें मार्क्स मिल जाएंगे. नो. नेक्स्ट थिंग इज नेवर ब्लफ. डोंट ब्लफ, डोंट फूल द एग्जामिनर्स. ये मैंने आपको पहले ही बताया. इसके बहुत ज़्यादा, अगर आपने एक आंसर में ब्लफिंग की है और आपके नेक्स्ट 3-4 आंसर्स करेक्ट भी है ना, तो भी एक इंप्रेशन बिल्ड हो जाता है. सी, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन, वी ऑल आर ह्यूमंस. You as a human being are interested in bluffing. Now examiner as a human forms an impression and an opinion of you. कि एक आंसर में ब्लफ किया, सब आंसर्स में ब्लफ ही किया होगा इसने, इसको आता नहीं कुछ भी. सर्टेन एक्सप्रेशन बिल्ड, है ना, एकदम जो है इंस्टेंट ये चीज़ जो है बिल्ड कर जाती है. तो ये आपका ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है टू परसीव थ्रू वॉट एवर यू हैव रिटन. राइटिंग जो है काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट करती है. अगर आप उसको क्लियर रखेंगे, अगर आप उसको जेन्युइन रखेंगे, इट इज़ लाइकली टू फेच यू मोर मार्क्स. अलॉट द टाइम टू ईच क्वेश्चन. ये आप सबके लिए ज़रूरी है. बी प्रिसाइज, टू द पॉइंट आंसर्स लिखने चाहिए. मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर्स डिसाइड करने चाहिए. भाई 2 मार्क्स के हैं तो 4 to 5 लाइन्स, 3 to 4 लाइन्स, है ना. 3 मार्क्स का है तो भाई 6 to 7, 8 लाइन्स. इस तरीके से आपको मार्क्स एलोकेशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए. एंड ट्राई टू बी प्रिसाइज. आंसर इन द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट. गो स्टेप बाय स्टेप विद सपोर्टिंग मटेरियल. जहाँ पर भी ज़रूरी है रेफरेंसेस दीजिए, सेक्शन दीजिए,
केस लॉज वगैरह दीजिए, जो भी आपको ज़रूरी है वहाँ पर आपको सपोर्टिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए. ऑलवेज राइट क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन नंबर क्लियरली ऑन द लेफ्ट ईदर और ऑन द सेंटर. जैसे भी कई सारे आपको एजुकेटर्स लेफ्ट में, कई सारे आपको सेंटर में लिखने के लिए बोलते हैं, बट आपको क्लियरली लिखना चाहिए ना, उसको अंडरलाइन करके नंबरिंग वगैरह आपको सही करनी चाहिए. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वेदर यू पुट इट ऑन द लेफ्ट और यू पुट इट ऑन द सेंटर. यू पुट इट लेजिबली, यू पुट इट क्लियरली इज मोर इम्पोर्टेंट. अंडरलाइन द सब हेडिंग. अगर आप किसी सब हेडिंग का आंसर दे रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन का कोई सब क्वेश्चन या सब पार्ट है, तो उसको आपको जरूर अंडरलाइन करना चाहिए. क्लियरली उस सब पार्ट का आपको नंबर मेंशन करना चाहिए. क्लीन और लेजिबल हैंड राइटिंग ये आपको मेंटेन कीजिए. जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो ये ज़रूरी नहीं है. एंड नाउ इट्स हाई टाइम. अगर अब तक इम्प्रूव नहीं हुई है तो मुश्किल है अब आपके लिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी, यू आर एडल्ट, सब 18-19 ईयर्स ऑफ एज आप पहुँच गए. +2 आपने कर लिया, तो अब आपका सीए फाउंडेशन या कोई भी और प्रोफेशनल एग्जाम वाला टाइम वो टाइम नहीं है जब आप हैंड राइटिंग पर जो है कोशिश करें या काम करें. अब आप ये कर सकते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग जो भी आप लिखते हैं वो आप नीट लिखें, वो आप एरर प्रेस लिखें, उसमें मिस्टेक्स करने के चांसेस, स्पेलिंग्स वगैरह के एरर्स जो हैं वो आप कम से कम करें. वो आपके लिए अब बेहतर हो सकता है. कंसीडर एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलवेज व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन एग्जाम, आपको हमेशा ना एग्जामिनर, व्हाट डज द एग्जामिनर वांट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एग्जामिनर, वो अगर आप कंसीडर करके लिखेंगे ना, तो आप, इट इज लाइकली दैट यू विल एनहांस योर परफॉर्मेंस, रिटन परफॉर्मेंस. हमेशा ना ऑडियंस फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी भी रिटन एबिलिटीज अगर आपको अपनी एनहांस करनी है, रिटन परफॉर्मेंस आपको अपना जो है एनहांस करना है, बढ़ाना है, कभी भी ना ऑडियंस पे फोकस रखना. व्हाट इज, यहाँ पर ऑडियंस कौन है एग्जाम्स में? एग्जामिनर आपके. बी केयरफुल व्हाइल कैरिंग और कॉपिंग द अमाउंट. सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पर होती हैं, सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पर होती हैं कैरिंग एंड कॉपिंग द अमाउंट. अगर आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, उनको आप आंसर कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, अमाउंट और नंबर्स को नेक्स्ट पेज में अगर आप कैरी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कॉपी करते हैं, तो उसको आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए. नेवर बी कैजुअल अबाउट दैट. बी काम एंड कंफर्टेबल. सबसे पहले तो ये चीज़ कि भाई इतनी तैयारी की है, एग्जाम तो लिखना ही है, तो एग्जाम से दोस्ती होनी चाहिए. एग्जामिनेशन हॉल में जाके डर गए, इन्विजिलेटर की शक्ल देख के डर गए, एग्जाम फोबिया हो गया, फीवर हो गया, एंग्जाइटी हो गई, साल भर प्रिपेयर किया, एग्जाम के एक दिन पहले एंग्जाइटी हो गई, अब क्या करूँ, मुझे तो मतलब अभी कोई टॉयलेट में बैठा है, कोई खाया जा रहा है, किसी ने खाना पीना छोड़ दिया, किसी को नींद ही नहीं आ रही, एंग्जाइटी हो गई. तो ये क्या करता है ना, आपका पूरा पढ़ा पढ़ाया घुसा देता है बिल्कुल एक ब्लैक बॉक्स में, खत्म हो जाती है वो चीज़. तो आपने जितना पढ़ा, आपका माइंड तो ब्लैंक हो गया. अब क्या किया जाए भाई, अब रिट्रीवल में प्रॉब्लम, अब मैं रिट्रीव कैसे करूँ? तो सबसे पहले तो इसको रोज रोज एक्सेप्ट करो दैट वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस डे. यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल, स्पेशली दिस डे. अब जो होगा वो आगे होगा. अभी तक की जो तैयारी की है उसको एसेस करने के लिए एग्जाम्स तो लिखना ही है. सो एग्जाम इज द डी डे यू आर वेटिंग फॉर. रिजल्ट इज नॉट द डी डे. ऑनेस्टली एग्जाम्स आर द डी डे. कि भाई ये एग्जाम्स का तो हम वेट कर रहे थे, रिजल्ट्स तो अब वो है जो रिजल्ट तो अपने आप ही आएगा, आप रोक नहीं सकते. बट एग्जाम्स का तो आप इंतजार कर रहे थे, एग्जाम्स की तो आप इतनी साल भर से तैयारी कर रहे थे. सो जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह. आप रिविजन्स, अगर आप अनअकैडमी पे हैं तो आपको रिविजन्स वगैरह हम लोग सब कराते हैं. एजुकेटर्स जो हैं पूरी तैयारी में हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स की, कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया रिविजन. BCR का रिविजन अभी आपका 1 अप्रैल से मैं शुरू करने वाली हूँ. तो आप सबको जो है ये तैयारी अपने मन में पक्की रखनी है कि हम एग्जाम्स के लिए तो तैयारी ही करें थे. यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराना और डरना नहीं है. रिजल्ट्स जो होंगे वो तब होंगे, आपको अपना बेस्ट देना है, और बेस्ट दे पाने के लिए आप जो है इस फ्रेम ऑफ माइंड, उस कंडीशन में आप होने चाहिए ना. आपका माइंड और बॉडी जो है दोनों फिट और कंफर्टेबल फील करना चाहिए. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए. ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं राइटिंग स्किल्स का, जो मेन टॉपिक है आपका, कि भाई कैसे काइंड्स ऑफ राइटिंग स्किल्स होती हैं, कैसे आपकी ड्राफ्टिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव. तो काइंड्स ऑफ राइटिंग स्किल्स की अगर बात करें तो राइटिंग स्किल्स से ना 4 चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक होता है जब भी आप कोई लिखे, जब भी आप कोई राइटअप आपने क्रिएट किया, कॉम्प्रहेंसिबिलिटी. किसी भी राइटअप की कॉम्प्रहेंसिबिलिटी, विच मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज और द इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग. अगर आपने लैंग्वेज जो है, आपको ऑडियंस, भाई मान लीजिए मुझे एक राइटअप लिखना है स्टूडेंट्स के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, भाई हाउ टू एनहांस योर राइटिंग स्किल्स. अब इस पे मुझे कोई राइटअप लिखना है. अब इसमें मैंने ढेर सारे टेक्निकल जार्गन्स लगा दिए. यू शुड प्रैक्टिस दिस, यू शुड प्रैक्टिस दिस, यू शुड प्रैक्टिस दिस. अब ये हुआ कि आपने पढ़ा, आपको समझ में ही नहीं आया कि मैम ने लिखा तो है आर्टिकल बड़ा लंबा चौड़ा सा, बट देन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द वर्ड्स. इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू.
सो यूटिलिटी कैसे, यूजफुलनेस कैसे आती है, रीडर्स के लिए यूजफुल कैसे आप बना सकते हैं अपने राइटअप को, व्हेन इट इज कॉम्प्रहेंसिबल, जब उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, जब वो रीडर तक पहुंच सके। तो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिंपल लैंग्वेज और क्लियर अंडरस्टैंडिंग अगर आपके मैसेज में है, इट इज लाइकली टू फेच मोर ऑडियंस। ये हमेशा ध्यान रखना। फ्लुएंसी स्किल्स, फ्लुएंसी क्या, रिकॉग्नाइजिंग द लीनियर सीक्वेंस ऑफ साउंड्स। इसमें एलिटरेशन वगैरह जैसे बोलते हैं, रिपीटेटिव वर्ड्स होते हैं, सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं। ये अगर आपके राइटअप में है ना, तो पढ़ने में इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो राइटिंग मोशंस जो होते हैं ना, लेटर्स का कंस्ट्रक्शन जो हो गया, लेटर्स के शेप्स हो गए, जैसे बुक्स में आप देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में आप देखते हैं, टेक्स्ट में फर्स्ट लेटर बड़ा होता है फिर छोटा, ये सारी चीज़ें भी जो हैं आपके राइटिंग स्किल्स को इम्पैक्ट करती हैं। रिकग्नाइजिंग द चंकिंग ऑफ वर्ड्स, कौन से वर्ड्स को आपको साथ में रखना है, कौन से वर्ड्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, सीक्वेंस वगैरह शब्दों का कैसा होना चाहिए, कंक्रीट जब आप फैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस तरीके से, कोहेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंक्रीटनेस एक तो कि भाई फैक्ट्स जो भी आप दे रहे हैं यहाँ पर, दूसरी चीज होती है कोहेरेंस, आपको वर्ड सीक्वेंस, सेंटेंस के ट्रांजिशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर स्पेस बिटवीन दी वर्ड्स, स्पेस कहाँ देना है, हाइफन के साथ कौन से वर्ड्स अटैच करने हैं, कनेक्ट करने, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमें लगता नहीं है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है, लिखते समय ना वी ऑफन इग्नोर दीज थिंग्स कि भाई स्पेसिंग ही तो नहीं थी, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, पंक्चुएशन ही तो गलत था, क्या फर्क पड़ता है। आपको याद होगा प्राइमरी स्कूल से लेकर के अब तक आपको कितने बार पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना, आपको बोला गया होगा, जिसमें आपने कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप सब लगाए होंगे। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोलोकेशंस आपको मैंने कराए हुए हैं, पहले भी समझाया है कई बार। तो ये सब चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, चंकिंग कैसे करनी है वर्ड्स की, कहाँ स्पेस छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्लुएंसी में, राइटिंग क्विकली, दैट एक्चुअली दैट एनहांसेस विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना, आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर होता चला जाता है। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आर्टिकल्स और प्रेसी वगैरह करना एग्जाम के दिन के लिए छोड़ देते हैं। आप में से बहुत सारे होंगे, दोस्त हु आर वाचिंग मी, मेनी ऑफ यू वुड हैव लेफ्ट, कि हम ना प्रेसी और आर्टिकल्स लिखना मैंने बहुत सीखा है, मैंने बहुत किया स्कूल लेवल पे, और इसको मैं एग्जाम वाले दिन ही करूँगा। मुझे आर्टिकल लिखने आता है, मुझे जो भी टॉपिक आएगा एग्जाम में मैं लिख लूँगा। वन सेकेंड, स्टॉप दिस नॉइस, ये आवाज़ मत करो प्लीज़। ओके, तो सम बैकग्राउंड नॉइस, आई एम सॉरी अबाउट इट। सो आप में से कई लोग ना अपने आर्टिकल्स और प्रेसी को एग्जाम के लिए छोड़ देते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई आप एग्जाम वाले दिन ही जो है हम इसको कर लेंगे, मुझे आता है, मैं लिखना अच्छा जानता हूँ, टॉपिक की मुझे क्लैरिटी है, विल राइट ना। इसमें होता क्या है, इसमें आपका टाइम बहुत चला जाता है। एग्जाम में आपको कोई एक टॉपिक आया ना, यू हैव टू एलोबरेट द टॉपिक, यू हैव टू राइट अबाउट इट। अब यहाँ पर आपको कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई नया टॉपिक आया आपको, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको आ गया कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई टॉपिक ना, द टॉपिक इज समथिंग दैट यू आर फेमिलियर विद, आपको पता है कि हाँ भाई टॉपिक मुझे आता है, मैं लिख भी सकता हूँ, लिख भी सकती हूँ, बट यहाँ पर इट्स मोर अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आपको जब मैंने आर्टिकल्स की प्रैक्टिस आपको कराई थी, तो मैंने आपसे कहा था भाई इफेक्टिवली 5 to 6 मिनट्स, मैक्सिमम 7 मिनट्स आपको लगने चाहिए। अब अगर आप लिखने बैठे हैं कि मुझे आता है और मैं लिखूंगा या मैं लिखूंगी, एडिट्स के एक्सक्यूज मी, एडिट्स के और प्रूफ रीडिंग के साथ साथ आपको मिनिमम 10 to 15 मिनट्स लगेंगे मिनिमम, अगर आप एक अच्छा आर्टिकल जो है 200 to 250 वर्ड्स का क्रिएट करना चाहते हैं तो। So to avoid this, writing quickly is part of fluency. Writing quickly is part of your fluency skills. कि आपको लिखना है और आपको फास्ट लिखना है, and that is developed with some practice. जब आप बार बार किसी टॉपिक के बारे में जो है लिखते हैं, थोड़ी रिसर्च करके रखते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई ये टॉपिक है 200 words, so I have to complete 200 words in 5 to 6 minutes. That is how it is developed over a period of time. It may take few weeks, but you have to develop it with practice. Now, third point, an important skill is creativity skills. Writing skills का important part है creativity. So the ability to generate new ideas, ठीक है, ability to write freely. जो दिमाग में है वो रुकता नहीं. We are able to write freely. We are able to express ourselves, and this is something which depends on your vocabulary. आपका how enhanced, how advanced is your vocabulary. इसलिए वोकेबुलरी सेक्शन को भी मैंने इतना मतलब जो है एम्फेसाइज किया था और इतना ज़्यादा उसको स्ट्रेस दे करके आप सबको पढ़ाया था। तो वो कितना भी मैं स्ट्रेस दे लूँ, आपका बेसिकली ये है कि आपको अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर ज़रूरी है। गुड रीडर्स आर ऑफन इफेक्टिव राइटर्स जो है, मतलब अगर आप जो है वोरेशियस रीडर्स, पीपल हु रीड वेल, स्टूडेंट्स हु ट्राई टू एंगेज देमसेल्व्स इन रीडिंग गुड मटेरियल, डाइवर्सिफाइड मटेरियल, वो दे आर ऑफन गुड राइटर्स एज वेल।
दे आर एबल टू क्रिएट गुड राइटअप्स, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं ना काफ़ी सारी चीज़ें हम एब्जॉर्ब करते हैं और उसको हम राइटिंग में रिफ्लेक्ट भी कर पाते हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर राइटिंग. सो जनरली good writers would be those who read well, who have some kind of, I would say a diversified base where they read a lot. तो वो आपको भी थोड़ा सा कोशिश इसमें करनी चाहिए कि भाई ये एबिलिटी आप डेवलप कर सकते हैं, क्रिएटिविटी थ्रू रीडिंग ऑल्सो एंड थ्रू प्रैक्टिसिंग, थ्रू बीइंग कंसिस्टेंट इन राइटिंग. आप रोज एक इमोशन लिखिए, एक थॉट लिखिए, 3 से 4 मिनट जो है रोज एंगेज कीजिए अपने आप को लिखने में. ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड में आंसर्स प्रैक्टिस कर लूँ, दैट इज वन वे. आप रोज 2-3 आंसर लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज वन वे. इसके अलावा थोड़ा सा आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो सकता है. कोई ब्लॉग अगर आप लिखें, कोई और पीस ऑफ राइटिंग अगर आप लिखें, कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा है, कोई थॉट या कोई इमोशन अगर आप लिखें, किसी किस्म की पोइट्री वगैरह, शायरी वायरी भी अगर आप लिखते हैं, दैट ऑल्सो एनहांसेस योर क्रिएटिविटी. तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनी टाइप ऑफ राइटिंग इज वेस्ट और बैड. आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें एंगेज कर सकते हैं इनिशियली, एंड दैट इज हाउ यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट, है ना. दैट इज हाउ यू कैन पेव योर पाथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. टाइप्स ऑफ राइटिंग दोस्तों आप सबने किया है, मैंने तो आपको कराया है, बट स्टिल दोज ऑफ यू हु आर न्यू हियर, हु आर वाचिंग दिस सेशन, 4 टाइप ऑफ बेसिकली ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में होता है राइटअप्स. नैरेटिव्स होते हैं, आपने देखा होगा स्टोरी टेलिंग आजकल जो है काफ़ी बूम, कि भाई आप हर तरफ स्टोरी टेलिंग की बात कर रही है. पीपल ऑल्सो राइट इन देयर टाइटल्स दैट वी आर स्टोरी टेलर्स. हाँ, स्टोरी टेलिंग जो है काफ़ी एक बड़ा एरिया जो है आजकल बना हुआ है, और ये बेस्ड होता है आपका नरेशंस पर, नैरेटिव, जहाँ पर एक प्रोटोगनिस्ट होता है, किसी एक कैरेक्टर की बात हो रही होती है, उनके बैकग्राउंड में एक प्लॉट होता है. जैसे मूवीज होती है हमारी, मूवीज क्या है, मूवीज जो है दैट इज अ डिपिक्शन ऑफ वन प्लॉट, देयर इज वन प्रोटोगनिस्ट, उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को उसने कैसे ओवरकम किया, द क्लाइमेक्स, एंड देन हाउ फाइनली व्हाट वाज द रेजोल्यूशन, कैसे चीज़ें ठीक हुई या नहीं हुई. दैट इज अ नैरेटिव, है ना, स्टोरी टेलिंग इन अ स्टोरी फॉर्म. तो ये आपका नैरेटिव राइटिंग होता है. नाउ डिस्क्रिप्टिव इज समथिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वुड बी समथिंग व्हिच विल बी फुल ऑफ डिस्क्रिप्शंस, एडजेक्टिव्स हो या फिर मॉडिफायर्स हो, क्वालिफायर्स, समथिंग दैट पुट्स अ पिक्चर इन योर हेड. आई एम डिस्क्राइबिंग अ सीन ऑफ अ बीच और मे बी अ पार्टी वेयर आई वेंट. तो उसके बारे में अगर हमने बात किया तो भाई कैसे आप बात करेंगे, भाई वेव्स वर डांसिंग, इट वाज cool and pleasant, and waves made lot of noise coming back and forth, and then you can talk about swaying trees and everything. You can talk about the color of the sand, it was golden. बहुत सारे. तो डिस्क्रिप्शन से क्या है, यू टॉकिंग अबाउट अ मैन और अ वुमन, अ गर्ल और अ बॉय, देन वी कैन टॉक अबाउट their height and say the shape of the face, that it was oval shaped, she had an oval shaped face or a round face or a long face, big eyes, है ना, thick eyebrows. ये क्या होता है, ये एक पिक्चर. जैसे आप सबने देखा होगा ये सावधान इंडिया वगैरह ये आता है, बहुत सारे डिटेक्टिव जो ओपेराज आते हैं और ये सब सीरियल वगैरह आते हैं, इन्वेस्टिगेशन जहाँ पुलिस करती है, आपको स्केच वगैरह बनाने के लिए कहा जाता है, स्केच बनाइए. तो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिया जाता है ना, जो भी आई विटनेस है उनसे डिस्क्रिप्शन लिया जा रहा है, स्केच आर्टिस्ट स्केच बनाते हैं. सो डिस्क्रिप्शन लेकर के स्केच बनाते हैं, समथिंग दैट पुट्स अ पिक्चर इन योर हेड, दिस इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. ठीक है. एक्सपोजिशन क्या है, एक्सपोजिशन में नरेशन डिस्क्रिप्शन नहीं होता. एक्सपोजिशन इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक्सप्लेनिंग समथिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स. ऐसा है. इसका क्या एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इज द आंसर्स यू राइट इन द एग्जाम्स. व्हाट इज कम्युनिकेशन? सो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स जो आप लिखते हैं, दैट इज फैक्चुअल, दैट इज फैक्ट. ठीक है. हाउ टू डेवलप राइटिंग स्किल्स, दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर फैक्ट्स, एक्सप्लेनिंग समथिंग. ठीक. पर्सुएसिव राइटिंग आप अक्सर देखेंगे मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स वगैरह में. व्हाट इज फ्लोटिंग इज पर्सुएसिव राइटिंग, वेयर वी वांट द ऑडियंस टू अग्री विद अस. आपका न्यूज़पेपर्स में एक एक्सपोजिशन ज़्यादातर देखा जाता है जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, सिंपली प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन, अ फैक्ट, एक्सप्लेनिंग समथिंग. पर्सुएसिव राइटिंग देखी जाती है जहाँ पर जो पॉलिटिशियंस वगैरह करते हैं, पार्टीज क्या करते हैं, ये अपने अपने तथ्य देकर, अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देकर, दे वांट द ऑडियंस टू अग्री विद देम. So whenever you are providing the arguments and taking a stand where you want the audience to agree with you, you are persuading the audience. This is called argumentative writing also. इसको argumentative writing भी कहा जाता है. ठीक. अब यहाँ पर कभी भी आपको लिखना हो ना, कुछ भी आपको लिखना हो, ये सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है that you develop good reading strategies. आप जिस भी तरीके की चीज़ें लिखना चाहते हैं
उसी का बैकग्राउंड मटेरियल अगर आप रीड करना शुरू करते हैं, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू. दिस ऑल टेक्स टाइम. देखो ये जो स्किल्स है ना, राइटिंग स्किल्स हो गई, आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो गई, है ना, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से बढ़ती है. इन सब चीज़ों का कोई ऐसा घुट्टी नहीं होती, मतलब इसका कोई टॉनिक नहीं होता कि एक एक चम्मच आज सब मैं अपने ऑडियंस को पिला देती हूँ, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, एंड देन टुमारो यू ऑल आर इफेक्टिव राइटर्स, कि भाई हम सब अब राइटर बन गए, हमारा काम जो है हो गया, हमने सेशन देखा और हम खुश हो गए. ऐसा नहीं होता है. You all need to follow these methods, adopt this strategy, and then certainly over a period of time you can write back to me. Write back to me after 21 days if you have followed these methods, these tips. मैं आपका भी अपकमिंग स्लाइड्स में भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. लिख लो, चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा नोट कर सकते हो. फॉलो दीज एंड यू कैन राइट टू मी आफ्टर 3 weeks. इट वर्क्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आपकी तरह स्टूडेंट्स ने लिखा है क्लासेस में, जो प्लस क्लासेस के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने दे केम बैक टेलिंग दैट मैम वी अडॉप्टेड the methods and it worked. हमको काफ़ी इसमें improvement मिला, and then we'll continue also. So if these can work for a few, of course it can work for you as well. So developing good reading strategies is first thing. Then creating powerful presentations. कैसे होगा powerful presentation? लिखते समय टोन का ध्यान रखना चाहिए. आपको लगता है ये लिखते समय ना कि कई बार हम लोग टोन जो है उसको इग्नोर कर देते हैं. सरकाज़म अगर है किसी राइटअप में, आप फटाक से समझ जाते हो कि भाई ये जो है हम सरकास्टिकली लिखा हुआ है ना, ये सरकास्टिक लिखा हुआ है, इसमें क्लैरिटी नहीं है. समझ जाते हैं ना हम लोग, अगर कोई चीज़ सरकास्टिकली लिखी गई है, कोई चीज़ जो है एपोलोजेटिकली लिखी गई है, वी इमिडिएटली अंडरस्टैंड हाउ विद द टोन. एक्चुअली टोन जो है वो रिफ्लेक्ट होती है द चॉइस ऑफ द वर्ड्स, हाउ यू राइट. पंक्चुएशन, ग्रामर, स्पेलिंग, ये चीज़ें भी लैंग्वेज के एरर्स को, जो लैंग्वेज है उसको स्ट्रेंथन करती है. बेसिकली मैकेनिकल एरर्स जो हैं अगर वो रिड्यूस कर दिए जाएँ तो लैंग्वेज बहुत ही स्ट्रेंथन हो जाती है. ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स. द फर्स्ट थिंग इज डोंट बी ऑल ओवर द प्लेस एंड जस्ट पिक अप अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग. नो. राइटिंग स्किल्स के लिए पावरफुल बैकग्राउंड चाहिए, विच मीन्स यू हैव डन इनफ रिसर्च एंड यू हैव ऑर्गेनाइज्ड योर थॉट्स वेल. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, पेंसिल से 3-4 चीज़ें लिखो, पेंसिल से जो है 3-4 चीज़ें, वर्ड्स, कीवर्ड्स लिखो, फिर उनको वीव करना शुरू करो. ऑलवेज आई टेल, इनफैक्ट आई प्रैक्टिस इट माई सेल्फ. जब भी मुझे कोई थॉट आता है, मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में लिखना चाहिए, आई राइट ऑलमोस्ट एवरी डे. मतलब मेरे को ऐसा है कि भाई आई वेंट आउट थ्रू राइटिंग. मेरे को इमोशनल कोई एस्पेक्ट्स हो या फिर मुझे लगता है मेरे थॉट्स हैं, मुझे कहीं पर भी कोई नॉलेज शेयरिंग करनी है, आई डू इट थ्रू राइटिंग. तो कैसे होता है कि भाई जैसे कोई थॉट्स वगैरह आए, पेंसिल उठाया, जस्ट मार्क समवेयर, आप स्क्रिबल करना शुरू कर दो. कुछ आपने इकट्ठा कर लिया ना मटेरियल, उसके बाद आप उसको वीव करना शुरू करो. देखना राइटिंग विल बिकम इजी फॉर यू. तो ये बहुत ज़रूरी होता है. स्ट्रक्चरिंग, देन पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस. अब इसके बाद जब आपने अपना मटेरियल इकट्ठा किया है, इसके बाद स्ट्रक्चरिंग दीज वर्ड्स, दीज थॉट्स इनटू पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस. राइटिंग टू कीप द रीडर एंगेज्ड. ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि भाई रीडर, जो आपने लिखा तो सही, लेकिन आपने ऐसा लिखा जो आप ही को समझ में आ रहा है. रीडर जो परेशान होकर चला गया, बेचारा बैठा रहा, थोड़ी देर पढ़ने की कोशिश की. आप लोग क्या करते हो, न्यूज़पेपर या हम मैगजीन वगैरह उठाते हैं, हम कंटेंट देखते हैं. आप कंटेंट देखते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो आप, कि हेडिंग किसकी अच्छी है, किसका टाइटल अच्छा है, मैं वो जो है पढ़ूंगा, वो वाला पेज या फिर वो आर्टिकल मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी, है ना. सब हम पढ़ते हैं क्या? सब नहीं पढ़ते कभी भी. उसके बाद पढ़ना शुरू किया, फिर भी गारंटी नहीं है कि हम पूरा पढ़ेंगे, अनलेस इट इज अट्रैक्टिव, अनलेस वी कैन एंगेज विद इट, अनलेस दैट राइटअप कैन एंगेज अस, राइट. अगर नहीं पसंद आया, अरे हटाओ उसको, चलो दूसरा देखते हैं, मजेदार नहीं है ना. इवन जब हम स्टोरीज भी पढ़ते हैं तो भी हम क्या ढूंढते हैं कि किसमें हम एंगेज कर पाएंगे, वो स्टोरी हम पढ़ना पसंद करते हैं. जिस टाइटल के साथ हम एंगेज फील करते हैं, जो हमको अट्रैक्टिव लगता है ना, जो हमको इंस्पायर करता है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं. सो रिमेंबर द वे, यहाँ पर आप रीडर हैं, आप अपने लिए चूज करें. भाई जब आपने लिखा है तो वो ऑडियंस भी चूज करेगी अपने हिसाब से. सो यू हैव टू कीप इट इन अ वे कि भाई वो आपके रीडर को एंगेज कर सके. कभी भी किसी नेगेटिव मैसेज को धड़ाक से हथौड़े की तरह मार करके नहीं लिखना चाहिए. ऑलवेज व्हेनेवर राइटिंग ऑन द मीडिया और वेरेवर यू हैव टू प्रेजेंट नेगेटिव मैसेजेस को ऑफिशियली, फॉर्मली कैसे कन्वे करना है. बिजनेस कम्युनिकेशन के दौरान हम पढ़ते हैं और आप पढ़ेंगे, अभी आगे फिर से जो है हम चैप्टर्स अपने करेंगे, मैं वहाँ पर आपको बताऊंगी कैसे नेगेटिव मैसेजेस को कन्वे किया जाता है. बट ऑलवेज वी हैव टू सॉफ्टन अ नेगेटिव मैसेज. एक नेगेटिव मैसेज को सॉफ्टन करके लिखा जाता है, कभी भी उसको नेगेटिव लैंग्वेज और नेगेटिव तरीके से जो है नहीं प्रेजेंट करना चाहिए. This is an important part. This is an important background. These are some important background thoughts to developing good writing skills. एक ड्राफ्टिंग जो है वो हमेशा ज़रूरी होता है. ड्राफ्टिंग इज अ मस्ट, ठीक है.
अपने राइटिंग का स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना, कोई भी राइटअप हो, चाहे कैसा भी राइटअप हो, कभी भी आपको लिखना है ना, 3 पार्ट में वो रहेगा. इट विल बी ब्रॉडली इनटू 3 पार्ट्स. ओपनिंग पैराग्राफ विच इज द इंट्रोडक्शन, ठीक है. बॉडी रहती है जिसमें आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन में क्या है आपका, बेसिकली आपने सबसे पहले दिया टाइटल. ना टाइटल शुड नॉट बी मोर देन 3 to 5 वर्ड्स. 3 to 5 वर्ड्स फ्रेज फॉर्म में हो तो अच्छा है. टाइटल कभी भी सेंटेंस फॉर्म में नहीं देना, ठीक है. टाइटल को कभी भी सेंटेंस की तरह नहीं देना, फ्रेज में देना. कीवर्ड्स होने चाहिए जिस बारे में भी. टाइटल क्या होता है, सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया को कैप्चर करता है आपका टाइटल, ठीक. न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा है आपने, न्यूज़पेपर्स वगैरह में चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, बट सेंट्रल आइडिया को कवर करता है, ठीक है ना. ओपनिंग पैराग्राफ इज ऑल अबाउट टेक्स्ट टॉपिक. अ पावरफुल इंट्रोडक्शन, कोई कोटेशन हो, चाहे कोई रिटोरिकल क्वेश्चन हो. जैसे मैं अपने राइटअप्स में रिटोरिकल क्वेश्चंस काफ़ी यूज़ करती हूँ, सो दैट आई कैन इंस्टेंटली एंगेज विद द ऑडियंस, है ना. कि भाई अगर ये अब जैसे मान लो क्वेश्चन में एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ. लास्ट ईयर 2020 में आपके CA एग्जाम्स नहीं हो पा रहे थे. सो CA एग्जाम्स वेदर विल बी कंडक्टेड इन 2020 और नॉट. तो ये जब मई 2020 कैंसिल हुआ था तो नवंबर 2020 पे बहुत सारे सवाल उठे थे. तो ओपनिंग पैराग्राफ्स शुड बी ऑल अबाउट व्हाट इज द टेक्स्ट टॉपिक. आपका जो पूरा टेक्स्ट में अंदर आपने इंक्लूड किया है किस बारे में है, वो इंट्रोडक्शन में आपको कवर करना चाहिए. एनी चैलेंजिंग क्वेश्चन, कोई कोटेशन, कोई इलस्ट्रेटिव स्टोरी, दिस कैन बी अ ग्रेट स्टार्ट. एनी प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, कुछ फैक्चुअल, कोई स्टैटिस्टिक्स वगैरह हो, वो आपका एक अच्छी शुरुआत हो सकती है. बॉडी जो होती है डिस्कशन, दैट इज मोस्टली आपको उसको ना अलग अलग पैराग्राफ्स में रखना चाहिए. आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना चाहिए. क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें बॉडी में या किसी आर्टिकल या किसी राइटअप में पूरा एक साथ ठोक दिया उठा के, पूरा एक 300-400 वर्ड्स लिखे और धपाक एक ही पैराग्राफ में पूरा आर्टिकल. दैट इज हाउ आई थिंक इट इज टॉट. को स्कूल में इस तरीके से सिखाया जाता है कि भाई आपको एक पैराग्राफ धपाक करना है और दे देना है. भाई मैंने एक आर्टिकल 200 वर्ड, 100 वर्ड, 150 वर्ड, जितना भी था वो उठा करके दे दो. नाउ द थिंग इज, आप जब ये करते आए हैं, बट देन अंडरस्टैंड व्हाई. आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. एनी आर्टिकल, एनी गुड पीस ऑफ राइटअप must be in multiple paragraphs. 3 से 4 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन, है ना. मैक्सिमम 3 to 4 sentences in one paragraph. आप जब उसको चंक्स में डिवाइड करते हैं ना, अंडरस्टैंडेबल चंक्स में, आपका जो व्यूअर की, जो रीडर की अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बढ़ जाती है. इट इज़ ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड स्मॉलर चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रादर देन जस्ट लुकिंग एट अ बिगर चंक एंड देन फीलिंग एग्जॉस्टेड. पढ़ने से पहले ही एग्जॉस्ट, ये बहुत बड़ा है यार, ये नहीं पढ़ूंगा मैं, या ये नहीं पढ़ूंगी मैं. होता है ना आपके साथ भी, कोई टॉपिक हो, कोई मैगजीन हो, एकदम थिक प्रिंटेड वर्ड्स हैं, खूब सारा लिखा हुआ है, तो आपको अजीब लगता है वहाँ पर कि भाई ठीक है, ये इतना सारा लंबा क्या लिखा, हटाओ यहाँ पर. मैं आई वुड वांट टू रीड समथिंग स्मॉलर एंड समथिंग विच इज मोर अंडरस्टैंडेबल, है ना. तो ये आपको अपने राइटअप के साथ भी प्रैक्टिस करना है. छोटे छोटे पैराग्राफ्स रखिए. कीप वन आइडिया पर पैराग्राफ, ऑलवेज वन आइडिया पर पैराग्राफ. बिगिंस विद अ टॉपिक सेंटेंस. अच्छा जो एक राइटअप होता है, इट बिगिंस विद अ टॉपिक सेंटेंस. एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस, ताकि आप क्लैरिटी जो है उसको मेंटेन करें थ्रू आउट. ये इंपॉर्टेंट है. कनेक्टिंग वर्ड्स, कंजंक्शंस वगैरह, डिस्कोर्स मार्कर्स, ये सब आपको यूज करने चाहिए, ठीक. इसके बाद होता है कंक्लूजन. कभी भी एब्रप्ट नहीं रखना है. लिखते लिखते धड़ाक से, मूवीज वगैरह में होता है ना, अचानक चलते चलते अरे खत्म हो गई क्या मूवी, पता ही नहीं चला हुआ क्या ये. एंडिंग कंक्लूजन जो है, इट शुड बी गुड विद समेटिव रिमार्क्स. आपको एक बार जो है कंक्लूड करने के लिए रिपीट करना चाहिए कि टेक्स्ट का आइडिया क्या था, आप क्या बताना चाहते थे और कहाँ तक पहुंचे. एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ में आपको समेटिव रिमार्क्स के साथ में फिनिश करना चाहिए. फिनिश और कंक्लूजन मस्ट नॉट बी एब्रप्ट, ठीक है. एब्रप्ट कंक्लूजन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके ऑडियंस को फेच नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा इट इज़ अनेबल टू फेच ट्रैक्शन. तो अगर ओपनिंग स्ट्रॉन्ग होगी और क्लोजिंग जो है वो भी अच्छी होगी, अगर एब्रप्ट नहीं होगी, सो इट इज़ लाइकली टू फेच मोर ऑडियंस, ठीक है. इट विल गेट मोर ट्रैक्शन. ये आपको ध्यान रखना चाहिए. इसके अलावा राइटिंग प्रोसेस आप सब लोग जानते हैं भाई, ये मेन स्टेप्स होता है राइटिंग प्रोसेस के. प्री राइटिंग विच इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ योर फैक्ट्स, रिसर्च एक्सेट्रा. ड्राफ्टिंग अभी अभी हमने बात की, जो एक्चुअल राइटिंग प्रोसीजर होता है व्हेन यू राइट योर आर्टिकल, है ना, व्हेन यू क्रिएट समथिंग. इसके बाद होता है आपका रिव्यूइंग. रिव्यूइंग होता है अपना खुद सेल्फ करेक्शन मोड में जब आप आते हो, है ना, आप फिर से पढ़ो, फिर से अपना आर्टिकल, अपना राइटअप 3 बार पढ़ो, तीनों बार मिस्टेक्स निकलेंगी, तीनों बार, ठीक है. एडिटिंग, रिव्यू करने के बाद आपको एडिट अपने आर्टिकल को, अपने राइटअप को. यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, बी अ रूथलेस एडिटर टू योरसेल्फ. दैट इज वन बिग एडवाइस, बिग टाइम एडवाइस जो मैं किसी को भी देना चाहती हूँ जो अपना राइटिंग स्किल्स जो है डेवलप करना चाहते हैं.
रिव्यू कीजिए, रूथलेसली एडिट कीजिए। ऐसे भाई दूसरा कोई संकोच कर सकता है, मैं अगले का कैसे एडिट कर दूं, मैं अगले को कैसे जो है बताऊं कि यहाँ पर गलतियां हैं, लेकिन आप अपना खुद एडिट कीजिए ऐसे रूथलेसली। देखिए कि कम से कम वर्ड्स में आपने प्रेजेंट किया है कि नहीं। आप देखना वर्ड लिमिट हर जगह रहती है, आपको एग्जाम में भी आती है भाई 200 to 250 वर्ड्स ही आपको लिखने हैं। इंस्टाग्राम पर देखोगे, आप ट्विटर पर देखोगे, आप लिंक्डइन पर देखोगे, हर जगह आपको वर्ड्स और कैरेक्टर्स की लिमिट रहती है। It's So you 13 have to hours. learn to write an idea, you have to express an idea in minimum words, powerful words। यही जो है राइटिंग का टेस्ट होता है मेनली, ठीक है। इसके बाद प्रूफ रीडिंग में आपका आ गया कि भाई आप उसको प्रूफ रीड करें, स्पेल चेक अगर आपने यूज किया है, ग्रामर टूल्स यूज किए हैं, ये आपको कई बार ना मिसलीड कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं। जैसे करियर और करियर है ना, प्रोफेशनल करियर, और इसके अलावा हो सकता है गुड्स करियर, एक ट्रक। तो अगर स्पेल चेक आपने यूज किया है ना, तो वो करियर और करियर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज बोथ द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट एंड बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल करियर वाला करियर यूज करना था और आपने जो है RRIER कर दिया, इट इज अ डिजास्टर। आपने तो बिल्कुल गलत वर्ड यूज कर लिया। ये प्रूफ रीडिंग इसलिए जरूरी होती है। प्रूफ रीडर्स को कितने कितने जो है पे किया जाता है, बड़े बड़े जो ऑथर्स होते हैं वो अपने लिए प्रूफ रीडर्स हायर करते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। प्रूफ रीडिंग में बहुत सारे मिस्टेक्स जो हैं वो मिलने के चांसेस रहते हैं। ह्यूमंस का जो इंटेलेक्ट है वो अभी भी वही एआई रहेगा, है ना। मशीन टूल्स जो है वो रहेंगे, और ह्यूमन माइंड विल वर्क डिफरेंटली। इसके बाद होता है आपका पब्लिशिंग या फिर शेयरिंग। तो हमेशा ये स्टेप्स को थॉरली परस्यू करने के बाद ही आपको शेयर करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, एसेंशियल टिप्स हैं टू डेवलप राइटिंग स्किल्स, एंड इफ यू adhere to these, है ना, I can guarantee you the results in next couple of weeks. You can practice and you can write back to me. आप अगर इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं ना, you can write back to me. As I said, you can connect with me और my LinkedIn प्रोफाइल, LinkedIn मैसेजेस पे आप कर सकते हैं, Unacademy मैसेजेस पे कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप मेरे YouTube चैनल पर भी मेरे को मैसेजेस डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिवर्ट टू यू, ठीक। ब्रश अप ऑन द बेसिक्स। राइटिंग स्किल्स के जो बेसिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको आप सबसे पहले थोड़ा सा कंट्रोल में लीजिए। राइटिंग रिक्वायर्स पेशेंस एंड प्रैक्टिस। ऐसी कोई घुट्टी नहीं है, ऐसे सारे प्रोमिसेस फेक हैं जो आपसे कहते हैं कि हम आपको आज सिखाएंगे और 15 मिनट में आप गुड राइटर बन जाएंगे, 15 मिनट में आपको इंग्लिश आ जाएगा, 15 मिनट में आप बोलना सीख जाएंगे, लिखना। ये सब फेक प्रोमिसेस हैं। इट लार्जली डिपेंड्स ऑन योर ओन प्रैक्टिस। रिजल्ट्स जो हैं ये आप अपने आप को ही कमिट कर सकते हैं। एनी टीचर, एनी कोच, एनी मेंटर कैन ओनली गिव यू इफेक्टिव methods and can only give you some tips, can only encourage you to work more on yourself। कोई ऐसा जो है घुट्टी नहीं बनी आज तक, ठीक। Make reading your passion। If you want to write well, make reading your passion। At least engage in reading for 30 minutes a day। इसको डाइवर्सिफाई कर लो। एक ही चीज पढ़ने में मन नहीं लगता, आप अपने कोर्स की पढ़ाई तो पढ़ ही रहे हैं, वो एक चीज हो गई। थोड़ा सा 10 मिनट न्यूज़पेपर पे लगा लो। रोज एक डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। टेक एनी इंग्लिश डेली, एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे। इट कैन बी TOI, इकोनॉमिक टाइम्स, आपका द हिंदू, कोई भी जो भी आपके आसपास आता है, जो भी डेली न्यूज़पेपर आता है उसको ले लो, ठीक। इसके अलावा कोई बिजनेस मैगजीन ले लो, है ना। बिजनेस मैगजीन्स में देखो नॉन फिक्शन पढ़ना चाहिए। नॉन फिक्शन पढ़ोगे ना, लैंग्वेज और राइटिंग स्किल्स जल्दी इंप्रूव होंगी। फिक्शन में क्या होता है, वो चीज़ें जनरली डिफरेंट, अब जो बातचीत होती है ना वो रेगुलर, वो रोजमर्रा वाली लहजे में बातचीत नहीं होती। नॉन फिक्शन अगर आप पढ़ते हो, किसी के इंटरव्यूज पढ़ते हो आप, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये लैंग्वेज में वो वर्ड्स होते हैं जो आपके जनरली एवरीडे लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। while blogging or while writing comments etc, you engage with the same language। तो आप जब भी, और आप ये दूसरी चीज़, आप हाउ टू डेवलप राइटिंग स्किल्स पे, whenever you write messages, whenever you try to comment on someone's post, whenever you create a write up yourself, just be more focused on creating a value based write up। थोड़ा सा आप utility based write up को create कीजिए। आप WhatsApp वगैरह पे messages exchange करते हैं, pay a lot of heed to your स्टाइल ऑफ राइटिंग, है ना। आप ओरिजिनलिटी मेंटेन कीजिए। हिंदी के वर्ड्स आप वहाँ पर यूज मत कीजिए। सेग्रीगेट द लैंग्वेजेस, दोनों को आप अलग अलग रखिए। भाई अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ठीक है, बट व्हेन यू वांट टू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स, एंगेज विद द लैंग्वेज। आप जब तक लैंग्वेज डेवलप नहीं करेंगे, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे, कैसे डेवलप कर पाएंगे राइटिंग स्किल्स, राइट।
So for any language, if you want to develop your writing skills in a particular language, you need to first be very friendly with that language. You have to gain more comfort and confidence with that language. You have to gain good command over that language. आपको उसके वर्ड्स के साथ प्ले करने आना चाहिए. हिंदी भी बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, लोग लिख नहीं पाते आसानी से. इनफैक्ट हिंदी इज, आई वुड रादर कंसीडर हिंदी मोर टेक्निकल एंड डिफिकल्ट ओवर इंग्लिश. इंग्लिश में क्या है भाई, हम आजकल सीखते हैं क्योंकि आजकल हर जगह आपको इंग्लिश का इस्तेमाल है, तो इट रादर बिकम्स ईजियर फॉर यू. हिंदी में बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं. आई लव हिंदी लैंग्वेज. मुझे जो है हमारी मेरी मदर टंग भी है और इसके साथ ही मुझे बहुत मीठी लगती है. मेरी मदर जो है उनका काफ़ी एक्सपर्टीज था, तो उसके चलते मेरे दोनों लैंग्वेजेस में मेरा कमांड जो है ठीक ठाक है. भाई फादर का इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा होल्ड था, मदर का हिंदी लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छा होल्ड था. मैं बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया कि भाई लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ नहीं, लैंग्वेज के साथ मजाक मस्ती नहीं, प्योर लिखना सीखो, साफ लिखना सीखो. तो ये जो है ओवर अ प्रैक्टिस ये चीज़ डेवलप होती है. मेक रीडिंग योर पैशन, दैट आई हैव टोल्ड यू. और रीडिंग को थोड़ा डाइवर्सिफाई करो तो आपको खुद में जो है बेटरमेंट फील होगा. यू विल बी एबल टू सी द टैंजिबल डिफरेंस. आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर टैंजिबल डिफरेंस दिखेगा अगर आप जो है आधा घंटा रोज रीड करते हैं. अपने फेवरेट ऑथर्स से, अपने फेवरेट राइटर्स से इंस्पिरेशन ड्रॉ कीजिए. इंस्पिरेशन ड्रॉ करने का मतलब कॉपी करना नहीं होता. मेंटेन योर ओरिजिनल स्टाइल. Who knows tomorrow you become a successful author, है ना. आप अपने बुक्स लिख रहे हैं, आप अपना नॉलेज जो है लोगों में बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. So draw inspiration, keep your work positive, develop an original style. ठीक है. Edit your work ruthlessly. छोटे राइटअप से स्टार्ट कीजिए. छोटे 3-4 लाइन के इंपॉर्टेंट, जैसे लोग 1 लाइनर्स भी लिखते हैं, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स है ना, लिख लिख कर ही इन्फ्लुएंसर बने क्योंकि उनके राइटअप्स को इतने सारे लोग फॉलो करते हैं. ऑल दिस इज रियल, है ना. ये सब हम आप जैसे ही लोग हैं. कोई भी अगर 1% कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं उस चीज़ को. सो एडिट योर वर्क wherever you write, edit and correct it ruthlessly. ठीक. Don't hesitate to say what you think. A good writer never hesitates to share what they think. एक चीज ध्यान रखना, किसी के लिए कोई हर्टफुल बात ना हो, किसी के लिए बहुत ज्यादा कोई सरकास्टिक कमेंट ना हो तो ठीक रहता है. लैंग्वेज को नेगेटिव नहीं रखना चाहिए. नेगेटिव राइटअप्स आर नॉट अप्रिसिएटेड, है ना. दे रिफ्लेक्ट वेरी पुअरली ऑफ योर पर्सनालिटी. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए. डू इनफ रिसर्च बिफोर राइटिंग. जब भी आप कोई राइटअप अटेम्प्ट करें, कोई भी आप कभी भी कहीं पर भी आप लिखना चाहें, उससे पहले आप क्या लिखना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, राइटिंग का पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए. एंड डू सम रिसर्च. बैकग्राउंड की क्लैरिटी अगर रहेगी तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं. ठीक. तो दोस्तों ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी. रिटन कम्युनिकेशन जो है दैट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज. किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को सिंप्लीफाई करने की क्षमता रखता है रिटन कम्युनिकेशन. एंड दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑल्सो ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है, सिंप्लीफाई करना. तो दोस्तों ये थी आज की क्लास एंड आई होप यू गॉट सर्टेन पॉइंट्स दैट यू कैन इंस्टेंटली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. आप मुझे ज़रूर लिखिएगा. आई वुड लव टू हियर, आई वुड लव टू रिसीव द फीडबैक फ्रॉम यू, right? And we'll keep meeting with you over these YouTube sessions and we'll discuss more important pertinent topics through these sessions. In case you are desirous to buy any subscriptions on Unacademy, आपको जैसे मैंने पहले भी कहा, आप लोग को स्पेशल क्लासेस ज़रूर देखनी चाहिए. तसल्ली कर लीजिए. सब्जेक्ट्स आप जो है देख लीजिए, एडुकेटर्स देख लीजिए. इसके बाद in case you want to avail any kind of subscription से, you can use this referral code CAKHARE live. और यहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ डिस्काउंट इंस्टेंटली आप अवेल कर सकते हैं. एंड यू कैन एंजॉय आवर प्लस क्लासेस ऑल्सो, राइट. वी कैन स्पेंड मोर टाइम टुगेदर एंड वी कैन लर्न मोर थिंग्स टुगेदर. टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स एंड बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. गुड लक टू ऑल ऑफ यू.